बेसिकली IMF गवर्नमेंट लेवल पे असिस्ट करती है, वो उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है विद गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज, whereas the World Bank also has that link, लेकिन उनका ज़्यादा डेवलपमेंट साइड पे फोकस है। IMF ने बेसिकली ये रेकमेंड किया था कि इंपोर्ट्स आप लिमिट करें, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। आपकी प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिकली बहुत कम है। नहीं, वो तो बिल्कुल सारे एग्री करते हैं कि लग्जरी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, कि हम जो है आर डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान इट इज़ बीइंग फोर्स्ड टू अडॉप्ट दीज पॉलिसीज। और ये जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आप बात कर रहे हैं, ये तो हमें करनी चाहिए थी डेकेड्स बैक, जब करप्शन थी और जब मिसमैनेजमेंट थी, जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नो प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड देयर 5-year टेन्योर। तो उसमें आपकी बाकी कंट्रीज भी सोचेंगे यार कि देखो 23वीं 24वीं दफा के बाद भी इन्होंने ठीक नहीं हुए, तो ये तो पैसे डूबेंगे ना हमारे। फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर एग्री बेस्ड, लेकिन पोटेंशियल इतना ज्यादा है पाकिस्तान का कि वो रियलाइज ही नहीं होता। आई मीन वी कैन ट्राई टू एम्पावर द लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, ठीक है, कि आप जो है ज्यादा बोल्ड हो जाएं, ज्यादा आप जो है पॉलिटिकली मोबिलाइज करें अपने आप को। बट कोई भी पॉलिटिकल, आपने अपनी हिस्ट्री में देखा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ऊपर तक आती है वो सिलेक्ट होके आती है। तो आई फील के मिनिमम वेज फार्मिंग में भी अप्लाई होनी चाहिए। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू होगा, तो आई फील के सेटिंग स्मॉल टारगेट्स हेल्प्स यू। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Ahmed Jamal Bhutto. Ahmed Jamal Bhutto साहब कैसे हैं? ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय प्लेजर सर। मेरा पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि उस बंदे से पूछना है कि हु इज़ अहमद जमाल भट्टू? जी, my name is Ahmed Jamal Bhutto. I am 26 years old. I am an economist. I am a son, a brother to a lawyer. I belong to a political family based out of Okada, and I have spent many years abroad. I saw the world. I met people who influenced me. I got a quality education. I learned a lot, and I am now back in Pakistan, trying to do my best for my country to help society, and that's just how I would describe myself. A lot of people have been thinking, a lot of people have left Pakistan, some of them are thinking, especially the younger generation. My question would be, why did you come back to Pakistan, and do you still think was that a good decision? Yet आप उसको चाहते हैं कि you wanna go back to the West or to United States? जी बिल्कुल, that's a good question जी। I've heard that quite a bit। जब से मैं आया हूँ मुझे बंदा पूछता है कि आप वापस क्यों आए हो। This is the time जब सारे निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से। But for me it was a very straightforward solution to come back here, क्योंकि मैं 6-7 साल मैंने गुजारे हैं बाहर। 3 साल मैं UK में मैंने अपना बैचलर्स किया फ्रॉम SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। फिर 2 साल मैंने मास्टर्स किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क सिटी में US में, और 1-1.5 साल फिर मैंने काम भी किया वर्ल्ड बैंक के साथ। तो आई हैड दिस पाथ इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा था कि मतलब आई कुड हैव अ 9 to 5 जॉब, वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ लिविंग अब्रॉड इन द US, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे हमेशा ये चीज़ मोटिवेट की है ज़िंदगी में, बेशक पढ़ाई हो काम हो, हमेशा ये मोटिवेशन रही कि आई हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई हैव टू हेल्प पीपल। और मेरी फैमिली जो है उनका बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल है, तो मेरे वालिद साहब, मेरे जो दादा मियां मंजूर भट्टू, वो भी दे हैव गिवन देयर होल लाइव्स टू पॉलिटिक्स, टू हेल्पिंग पीपल, एंड छोटे से बड़ा मसला, तो एंड दैट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन मी एंड माई अपब्रिंगिंग। तो मुझे हमेशा से ये था कि गोल था, आप कह दें कि आई हैड टू ब्रिंग इम्पैक्ट टू पाकिस्तान, एंड ज़ाहिर है देयर आर वेज टू डू दैट व्हेन यू आर लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान। अब्रॉड भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट फॉर मी आई वांटेड टू बी इन पाकिस्तान एंड कंट्रीब्यूट व्हाइल इन द कंट्री। How was your experience in working in World Bank? जी, अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इट्स अ बिग डील कि कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान यू आर वर्किंग एट द वर्ल्ड बैंक, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन है इन प्लेसेस लाइक वर्ल्ड बैंक। वहाँ आपको पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, इंडियन बैकग्राउंड के, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम द साउथ एशियन जो रीजन, आपको काफ़ी वहाँ एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। And it's been a wonderful experience. The breadth of knowledge I gained over there, working with these people who have spent decades at the bank, who have accumulated that international exposure. तो वो मेरे लिए काफ़ी valuable थी, and I bring all of that to my work here in Pakistan,
और मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड अभी भी आई एम इन टच विद द वर्ल्ड बैंक एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आप लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट जो था वो इंक्लूसिव था और हर मतलब कि हर कंट्री से लोग थे। तो लेकिन ये तो यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि वो लोग जो हैं वो रेसिस्ट हैं या वो लोग अपने साथ दूसरे लोगों को नहीं इंक्लूड करते। तो फिर आप मतलब कि उस चीज़ को वहाँ पे कैसे देखते थे विद इन द वर्ल्ड बैंक? नहीं, विद इन द वर्ल्ड बैंक तो एक काफ़ी प्रोफेशनलिज्म का कल्चर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ काइंडनेस एट द वर्क प्लेस। आपको इन जनरल आपको ओवरबर्डन नहीं किया जाता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ वेरी गुड वर्क प्लेस कल्चर जो पाकिस्तान से फिर लोग कंपेयर करते थे। मैं और मेरे दोस्त जब बैठते थे वहाँ, तो वी वुड थिंक कि हाउ डिफरेंट इट वुड हैव बीन अगर एक पाकिस्तानी वर्क प्लेस में हम होते। बिकॉज यहाँ जो है वहाँ वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर्स में आपको सिक लीव्स, आपका पेड वेकेशंस, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो यानी अगर आपका काम है 9 to 5, तो 5 PM के बाद आपको ईमेल्स नहीं आती थी। इफ समवन ईमेल्ड यू आफ्टर 5 PM इट वाज कंसिडर्ड कि बहुत एक रूड चीज़ की है कि आपको डिस्टर्ब किया है। बिकॉज वहाँ एक वो एक फाइन लाइन होती है बिटवीन वर्क एंड योर फैमिली लाइफ। 5 PM के बाद लैपटॉप बंद होता है, कंप्यूटर आप लॉग ऑफ करते हो, यू लीव द बिल्डिंग एंड यू गो होम टू योर चिल्ड्रन, टू योर सिग्निफिकेंट अदर्स। तो ये चीज़ उधर काफ़ी डिलिनिएट होती थी कि आप काम के बाद आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशंस किए जब आप उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक में थे? जी, वर्ल्ड बैंक की तो बहुत लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ। हमारा सबसे बड़ा मल्टीलैटरल डोनर IMF, वर्ल्ड बैंक, दीज आर IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड थ्रू आउट सिंस मेंबरशिप इन द वर्ल्ड बैंक इन 1950 पाकिस्तान ने बहुत बेनिफिट किए। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके मुख्तलिफ डैम्स हो गए। आई कैन कांट इवन नेम के कितने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू हुए हैं। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस तरह से मतलब कि एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं? जी, बेसिकली IMF गवर्नमेंट लेवल पे असिस्ट करती है, वो उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है विद गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज। व्हेयरएज द वर्ल्ड बैंक आल्सो हैज़ दैट लिंक, लेकिन उनका ज़्यादा डेवलपमेंट साइड पे फोकस है। यानी वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा उस साइड पे फोकस होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प। व्हेयरएज द IMF इज़ अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कि अगर आपके कंट्री के रिजर्व्स बहुत लो हो जाएं एंड अगर कोई आपका और कंट्री जो है आपको असिस्ट नहीं कर सकती, जिस तरह पाकिस्तान के केस में होता आ रहा है कि आपके जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं वो आपको एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं कि नहीं, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो रहे, तो हम आपको और किस तरह सपोर्ट करें। चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, आपके और जो क्लोज एलाइज हो गए। तो दैट इज़ व्हेन द IMF स्टेप्स इन, और IMF कहते हैं कि हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हैं। हम आपको जिस तरह पिछले दिनों में $3 बिलियन की स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपको देते हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली साउंड करें। ये कंडीशंस हम आप पे प्लेस करते हैं ताकि आइंदा आपको हमारे पास ना आना पड़े। लेकिन वो जो कंडीशंस होती हैं वो देखें, वो तो जो है वो मैसेस के लिए तो वो नहीं होती कि उनको तो बेनिफिट नहीं होता, उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस डाले जाते हैं और इस तरह का मतलब कि जो कि आप समझ लें कि एक न्यो कॉलोनियल सेटिंग में IMF और यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ये सोचा जाता है कि ये उसी कॉलोनियल लेगेसी है जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है और उसमें फ़ायदा कुछ लोगों का होता है और बाकी लोगों का सबका नुकसान होता है। जैसा कि लेट्स से कि IMF ने ये कहा कि जो लग्जरी चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट आप लोग, पाकिस्तान ने बंद की हुई थी, ठीक है। उन्होंने जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट स्टैंड बाय एग्रीमेंट को रिन्यू करवाया या वो स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप इंपोर्ट जो आपने बैन की हुई है उसको ख़त्म करें। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? इससे फ़ायदा तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, लग्जरी की इंपोर्ट कौन करता है? हमारी लीड करती है या जो वेल ऑफ लोग होते हैं वो करते हैं, आम बंदा तो नहीं कर सकता। तो फ़ायदा तो समझ लें कि इसमें फिर भी लीड का हो रहा है, तो वो कॉलोनियल लेगेसी को तो कंटिन्यू करवा रहा है हमें। हम फिर दोबारा कर्जे में दबे जा रहे हैं। हाँ जी, तो IMF ने बेसिकली ये रेकमेंड किया था कि इंपोर्ट्स आप लिमिट करें, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। आपकी प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिकली बहुत कम है। बिल्कुल। आपके कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, जो हाई वैल्यू एडेड गुड्स होते हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम आपको मिलते हैं। यानी आपका वो बेसिक एसेंशियल गुड्स भी हो गए,
चावल, चीनी, ये भी वीट भी आप हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसके लिए आईएमएफ ने कहा है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए आपको इंपोर्ट्स भी लिमिट करनी होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आवर इकोनॉमी इज सच कि हमें गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इंपोर्ट्स ही चाहिए होते हैं। सो लाइक द इंग्रेडिएंट्स व्हिच गो इनटू हमारे जो प्रोडक्ट लोकली बनते हैं वो भी आपके बाहर से सोर्स होते हैं। आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, जो सीड्स हैं व्हिच इज फॉर्म्स द फूड फॉर पोल्ट्री, वो भी आप इंपोर्ट करते हैं बिकॉज आपका लोकली वो कैपेसिटी नहीं है। तो दैट इज व्हाई आईएमएफ इवेंचुअली उन्होंने फिर रेकमेंड किया कि आप इंपोर्ट्स का जो लिमिटेशन है वो फिर आप लिफ्ट करें बिकॉज दैट विल सपोर्ट योर इंडस्ट्री। अच्छा, और लग्जरी इंपोर्ट्स में कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट होती है? नहीं, वो तो बिल्कुल सारे एग्री करते हैं कि लग्जरी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि उस पॉइंट पे वो बैन इस पे प्लेस हुआ था जब मिफ्ता इस्माइल साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये काफ़ी स्ट्रिक्टली ये प्लेस किया गया था ये बैन ऑन लग्जरी आइटम्स। तो आई थिंक और आपने कहा कि फिर आपने फिर वो नैरेटिव वो पेश किया कि दिस इज अ न्यू कॉलोनियल माइंडसेट कि हम जो है आर डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान इट इज बीइंग फोर्स्ड टू अडॉप्ट दीज पॉलिसीज। और इसमें पेरिफेरीज और कोर वाला वो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, हाँ एग्जैक्टली कि डिपेंडेंस आपकी वो बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जो बाकी हमारे नेबर्स हैं इन साउथ एशिया, इंडिया भी आईएमएफ लोन्स लेता रहा है। हाँ, 90s में लिया उन्होंने। 90s में आपका लास्ट उनका था आईएमएफ लोन जो उन्होंने लिया। उसके बाद दे लर्न देयर लेसन, उन्होंने स्ट्रक्चरल पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की। उन्होंने जो है अपना लोकली ऐसी कैपेसिटीज बढ़ाई, इंडस्ट्रीज उन्होंने खड़ी की कि they didn't have to go back to the IMF. What were those exactly structural policies that India adopted in 90s? एक तो आपके लॉन्ग टर्म इस तरह थे कि आपने एजुकेशन पे बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखी। यू हैड IITs इन इंडिया व्हिच वर ट्रेनिंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे बहुत काम था। फिर आपका जो है आपकी इतनी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज हो गई थी स्पेशली इन द टेक स्पेस कि आपका क्रिएटिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, क्रिएटिंग कंप्यूटर्स, क्रिएटिंग स्मार्टफोन्स, आपका इतनी ज़्यादा जो है वैल्यूबल गुड्स जो है एक्सपोर्ट होने लग गई कि इंडिया का जो डेफिसिट का जो मसला था, फिस्कल डेफिसिट का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। $400 बिलियन एग्जैक्टली। और हमारा जो है जो डेट है पाकिस्तान का टोटल 126 बिलियन है और हमारी रिजर्व जो है 4 बिलियन के अराउंड हवर करती हैं। वो तो हम और भी उसको थोड़ा सा रिजर्व को बढ़ाने के लिए तो यही लोन ले। और ये भी बाय द वे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमें मिली है 3 बिलियन की, ये ट्रांचेस में मिलेगी। तो अभी के लिए हमें मिले हैं 1.2 बिलियन हमें मिले। अच्छा। और ट्रांचेस जो अगले हैं वो मिलेंगे रिव्यूज के बाद, यानी एक रिव्यू होगा नवंबर में, फिर एक रिव्यू होगा जनवरी में, और फिर हमें वो बाकी पैसा मिलेगा। तो दैट इज नॉट अ वे टू रन अ कंट्री वेयर आपका हर मूव है वो आईएमएफ देख रही है और देख रही है कि अगर आपने कंडीशंस अडॉप्ट नहीं किए तो दे विल कंसिडर अगले रिव्यू में कि आपको बाकी पैसे देने हैं भी या नहीं। तो ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट एग्रीमेंट? दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ कंट्री व्हिच इज फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज, व्हिच इन पाकिस्तान दिस इज द केस। लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं। तो इट इज़ सिमिलर टू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक लोन पैकेज आईएमएफ का। लेकिन ये जो है एक ऐसे हंगामी सूरत हाल में आपका बना कि अगर ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपको ना मिलती तो फिर पाकिस्तान वुड हैव इजीली डिफॉल्टेड। तो इसकी जो आप स्पेंडिंग कर सकते हैं, जो आपको जो लोन मिलेगा इसके थ्रू, आप उसकी स्पेंडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ रिजर्व, जैसा कि हमें यूएई से कुछ लोन मिला है तो वो तो उन्होंने कहा सिर्फ ये रिजर्व में पड़ा हुआ होगा। तो क्या ये जो आईएमएफ से हमें लोन मिलेगा वो हम स्पेंडिंग उसकी कर सकेंगे या जी नहीं? बिल्कुल, इससे आप क्रेडिटर्स को पे बैक कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू बेसिकली टू रिड्यूस योर डेट। और ये मेनली ये और हमारा वैसे ये हम लोन भी इसलिए लेते हैं कि वी हैव टू रीपेमेंट का जो बिल्कुल ये फिनोमेना, इसको सर्कुलर डेट कहते हैं। तो ये भी हमारा एक परसिस्टिंग इशू है कि उससे आपके जो डेट सर्विसिंग है वो भी बहुत बड़ा कॉस्ट है जो बिलियंस में होता है हर साल। तो वो भी हमें मतलब अच्छा, वो करना होगा। जिस तरह से ये आईएमएफ का जो मेन आपका वो पॉलिसी, आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है, उनकी ये होती है कि दे फोकस ऑन द रीपेमेंट। ठीक है कि थ्रू इस चीज़ पे आप करें कि टैक्सेस उस पर लगाएं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जाएं। इस चीज़ पे वो नहीं करते कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके आप ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे पाकिस्तान काम करे, एजुकेशन पे काम करे, हेल्थ पे काम करे। तो मैं तो वहीं पे अटका हुआ हूँ कि वो इस तरह के स्टेप्स नहीं आपको स्पेस देते
कि जिससे आप एक्चुअल में ग्रो करो? हाँ, इसका ये एक जवाब है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आप बात कर रहे हैं, ये तो हमें करनी चाहिए थी डेकेड्स बैक, हाँ। जब करप्शन थी और जब मिसमैनेजमेंट थी, जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। आपका अभी तक जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में Stability नहीं है नो हमारे। प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड देयर 5 year टेन्योर। Political तो stability उसमें नहीं है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी इकोनॉमी सारी चलती है ऑन दीज विम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस पे ही आपकी इकोनॉमी ने क्या वो चलना था। बट द रीजनिंग वाई आपने मेंशन भी शायद किया था कि एजुकेशन पे इतनी स्पेंडिंग नहीं होती, हेल्थ केयर स्पेंडिंग नहीं होती, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स हैं ना इस स्पेंडिंग के, दे आर वेरी लॉन्ग टर्म। यानी आपको जो है विद इन द नेक्स्ट 4-5 years इतना नहीं होगा कि एजुकेशन में आपने 5% बजट लगाया उसका ये रिजल्ट आया। दीज आर लाइक इनके रिजल्ट्स जो हैं काफी सालों बाद आएंगे। जनरेशंस को डेवलप कर एग्जैक्टली। तो ये मे बी 1 generation डाउन 2 generations डाउन आपको इस पैसे का आपको रिजल्ट मिलेगा कि कि आपका एजुकेटेड एक वर्कफोर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री में। बट IMF का मकसद ये है कि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियली स्टेबल आप इसी तरह हो सकते हो कि जब आपके जो एक्सटर्नल डेट का इशू है वो कम हो। तो इट इज बेसिकली लाइक टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डिफॉल्टिंग। उनका ये काम नहीं है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करो। नहीं, वो तो इसका मकसद ही नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक का मकसद है और वो वर्ल्ड बैंक कर रही है, which is investing in schools, investing in infrastructure और लो इंटरेस्ट लोन्स आपको दे रही है। तो ये तो वर्ल्ड बैंक करती आ रही है। एंड IMF जो है उसका फंक्शन ही फ़र्क है। अच्छा, जो IMF से एक तो IMF से लोन ले सकते हैं, एक फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो आपको रिजर्व आपके रख लेते हैं, तो उस दोनों के क्या डिफरेंस होता है? आपकी रीपेमेंट में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ का? या वो कोई जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसा कि चाइना है, चाइना के बैंक्स आपके पाकिस्तान के उसमें वो रख देते हैं रिजर्व्स, तो वैसे रीपेमेंट का क्या प्रोसेस होता है? आई थिंक एवरी कंट्री फ्लेक्सिबल है। तो हमारा जो बायलैटरल रिलेशंस हैं विद चाइना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें जो है चाइना इफ अपील्स आर मेड अप्रोप्रिएटली तो फिर चाइना कुछ लोन्स माफ़ भी कर सकता है। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोलिटिकल सिचुएशन। चाइना में क्या हालात है, चाइना इज गोइंग थ्रू अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस इटसेल्फ। उनकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एज वेल कि आपका अगर वो जो डेट अरेंजमेंट्स हैं वो अगर रिविजिट किए जा सकते हैं। रिसेंटली कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही थी वेयर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ही वाज अप्रोचिंग टर्की के प्राइम मिनिस्टर फॉर हेल्प। तो ये भी एक एक डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियंस रियली एंड हाउ दे गल्फ कंट्रीज हैं उनको भी रीच आउट किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, जो पाकिस्तान के पास क्या IMF ही ऑप्शन था? ये तो मेन एक सवाल होता है। हाँ, लेकिन ऑप्शंस तो थे, लेकिन मसला ये है कि वो ऑप्शंस आप अवेल नहीं कर सकते बिकॉज आप देखें कि वी आर गोइंग इनटू 24th IMF लोन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो रिसेंटली हमें मिला था आखिरी ट्रांच, 23rd IMF लोन था। तो बाकी कंट्रीज भी सोचेंगे यार कि देखो 23वीं 24वीं दफ़ा के बाद भी इन्होंने ठीक नहीं हुए तो ये तो पैसे डूबेंगे ना हमारे। बिकॉज हमारा इंसेंटिव ये है कि हाँ पाकिस्तान नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंट्री बिकॉज हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। ये मैं चाइना के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और हमने आगे CPEC को भी एक्सप्लोर करना है। हमने आगे एक हाईवे बनाना है थ्रू पाकिस्तान जो गेम चेंजर होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब कुछ हमने करना है। बट हाउ कैन वी डू दैट जब आप जो है बार बार अपनी गलतियों से नहीं सीखते? आप वो मतलब IMF छोटा इन्वेस्टर नहीं अपना बेशक ये तो कंट्रीज है ना, छोटा इन्वेस्टर भी है ना, अगर वो देखेगा कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलना तो वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एग्जैक्टली, इट्स द सेम विद कंट्रीज। आप एक मैक्रो स्केल पे आप देख लें तो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग कि द ओनली रीजन हम IMF के पास जाते हैं वो यही है कि हमारे पास वो बाकी सारे जो सोर्सेज हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो रन आउट कर गए। अच्छा, जो हमारी अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले ये जो डिले हुआ है कुछ मंथ्स का, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो ये डिले फिस्कल पॉलिसी जो हमने जाके अब की है, जो अडॉप्ट की है, ठीक है, ये तो हम पहले 8 या 12 मंथ्स पहले भी कर सकते थे, हमें लोन जल्दी मिल जाता। जो हमारी इकोनॉमी की स्टेट रही है पिछले कुछ महीनों में, तो वो उस प्रोसेस से हमें ना गुजरना पड़ता। तो व्हाई वाज देयर डिले इन दैट? ये फिर वो पॉलिटिकल रेल्म में फिर हमें जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बिकॉज इट इज़ लुक डाउन अपॉन कि अगर कोई पॉलिटिशियन कहे कि हम IMF के पास जा रहे हैं लोन लेने। अब ये PTI के टेन्योर में भी आपने देखा होगा कि शुरू वाले दिनों में कि एक हेजिटेंस थी कि आप IMF के पास नहीं जाना चाह रहे थे
बिकॉज आपके जो पिछले पॉलिटिकल प्रोमिसेस थे वो ये थे कि हम IMF के पास कभी नहीं जाएंगे, मर के भी नहीं जाएंगे। तो पीटीआई तो रोकते रहे, हाँ, इस चीज को इसलिए डिले करते एग्जैक्टली, तो डिले सेवरल मंथ्स जो हैं, असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने डिले किया IMF के पास जाना। और उसके बाद से तो फिर एक रोलर कोस्टर में हम चले गए ना, बिकॉज मसला तब से शुरू हुआ था कि हमें पता था कि ये एक अजाब जो है आने वाला है, कि वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फुलफिल आवर कमिटमेंट्स टू आवर क्रेडिटर्स जिनको हम पैसे वो करते हैं। तो अगर हम थोड़ा वो टाइम सेव कर लेते, और फिर बीच में आपका इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर जब बनी रिप्लेस्ड मिफ्ता इस्माइल, तो तब भी ये इशू था कि इसाक डार थॉट कि वो करेंसी मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करके वो दिखा सकते हैं कि नहीं, रुपी इज स्टेबल, इकोनॉमी इज स्टेबल, वी कैन हैंडल एवरीथिंग। लेकिन उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इकोनॉमी की। स्टेबल दिखा सकते हैं जैसे इसाक डार साहब बेसिकली जैसे पिछली वो PMLN गवर्नमेंट में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने दे वर लाइक फिक्स्ड ऑन दिस कि हमने डॉलर को ना एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाने नहीं देना। ये सुनते रहे हम, हाँ, कि डॉलर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो ये करते थे कि वो फॉरेन रिजर्व जो है ना हमारे यूज करके वो उसको एट वन पॉइंट ही रखते थे डॉलर के रेट को। बट दैट कुड नॉट वर्क रिसेंटली बिकॉज हमारे रिजर्व्स ही कम थे, एंड ऑब्वियसली इट्स डेट्रीमेंटल फॉर द कंट्री बिकॉज वो रिजर्व्स आप किसी प्रोडक्टिव चीज पे आप यूज नहीं करे, वो आप एक फिक्स करेंसी रेट रखने के लिए आप कर रहे हो, आप एक बबल क्रिएट कर रहे हो। हाँ, इन अ वे आप कह सकते हैं कि एक बबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें मुल्क का फायदा नहीं हो रहा, उसमें उल्टा आपका नुकसान हो रहा है बिकॉज यू आर स्पेंडिंग फॉरेन रिजर्व्स एंड सिर्फ एक परसेप्शन के लिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि नहीं आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, डॉलर 200 रुपए पे है, ऊपर नहीं जा रहा। एंड उससे ये हमने देखा कि दो फिर एक्सचेंज रेट्स बन गए थे पाकिस्तानी रुपये के। देयर वाज एन इंटरबैंक रेट और एक ओपन रेट फर्क होता था। ये भी IMF का हमारे साथ इशू है कि आप बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते हो इस बात पे भी। हाँ एग्जैक्टली, तो ये इस तरह हुआ था बिकॉज वो हम IMF की हमने पॉलिसीज को हमने मद्देनजर नहीं रखा, और इसाक डार डिसाइडेड टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट अगेन। तो एक्सचेंज रेट का हमारा क्या प्रॉब्लम होता है? हम इंटरबैंक क्यों डिफरेंट रखते हैं, ओपन मार्केट में क्यों डिफरेंट रखते हैं? अगर एक क्यों नहीं रखा जा सकता? बिकॉज वो स्लाइट डिफरेंस जो होते हैं इंटरबैंक एंड ओपन रेट से, उससे बैंक को फिर वो फायदा होता है, बैंक कैन मेक अ प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाई देयर इज लाइक अ डिफरेंस बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट रेट। और आइडियली तो इसको इतना इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ वो अभी तो रिसेंटली तो बहुत ज्यादा हुआ था ना। हमने एक टाइम पे देखा था 315 रुपीज वाज ओपन मार्केट रेट और इंटरबैंक वाज 285। तो ये इससे तो नुकसान होते हैं ना ऑब्वियसली, और प्रॉफिट कौन ले जाता है? बैंक्स ले जाते हैं। बट आइडियली इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, बस प्रॉफिट रेंज में होना। एग्जैक्टली, प्रॉफिट रेंज में, बिल्कुल। अच्छा, मैं इस चीज को भी देख रहा था कि उस रीजन की वजह से जो डॉलर था वो ब्लैक में भी बाहर बहुत गया। एग्जैक्टली, हाँ, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के एक्सचेंज रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया था। और रेमिटेंसेस भी आपके कम होते हैं, लोग वो वापस पैसे नहीं भेजना चाह रहे होते बिकॉज उनको है कि रेट बहुत ही डिफरेंस है उसमें, तो उससे परचेसिंग पावर भी इफेक्ट होती है। रेट तो उनको तो बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे लेट्स से कि अगर बाहर से डॉलर्स में कोई भेज रहा है पैसे, तो ओपन मार्केट में उसके पास जाएगा ना, तो उसको तो बहुत ज्यादा रेट मिलेगा, फिर तो फायदा है, फिर तो ज्यादा डॉलर्स लोग भेजें। हाँ, बट फिर वो ट्रांसफर में भी इश्यूज होते हैं, बैंक्स क्रिएट रकर्स, और फिर हमने रिसेंटली देखा कि जब ये डिफरेंस आ गया था रेट्स में, तो फिर रेमिटेंसेस कम हो गए थे बिकॉज ट्रस्ट इन गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी लो। लोग पैसे नहीं भेजना चाहते। हाँ, और लोग वो आउट लाइक इनफॉर्मल सिस्टम से जो ना हवाला हुंडी सिस्टम यूज करके जो है वो ट्रांसफर करते हैं पैसे, तो दे डोंट गो थ्रू फॉर्मल चैनल्स। तो इससे भी जो है ना मुल्क को फिर आप वो ट्रैक नहीं कर सकते कि कितने आपके रेमिटेंसेस आए। अच्छा, अब लेट्स गेट इनटू अ पॉलिटिक्स। तो देखते हैं कि जो PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आई, और वाकई ये देखा जाए तो उनकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी सपोर्ट वाज ह्यूज ड्यूरिंग द गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट के टाइम पे उनको ट्रस्ट थोड़ा सा वो ख़राब होता, बट व्हेन इमरान खान वाज आउस्टेड, वो उसके बाद तो वो चीज़ उन्होंने तो कहा कि हम पैसे अब पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। उसमें क्या रियलिटी, कितनी रियलिटी है? हाँ, लाइक आई सेड, क्योंकि आप इनफॉर्मल चैनल्स यूज़ कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज टू सेंड मनी टू पाकिस्तान, वो फॉर्मल चैनल्स नहीं यूज़ कर रहे, तो उससे आपका रिकॉर्ड कम हो रहे हैं रेमिटेंसेस।
कंपेयर टू इमरान खान का टाइम जिसमें रिमिटेंसेस आपके मेनली फॉर्मल चैनल्स के थ्रू आ रहे थे, तो उससे जो है रिकॉर्ड ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, बैंक्स में भी वो आपकी मैं बात सॉरी कट कर रहा हूँ, लेकिन बैंक्स भी इमरान खान ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी जिसके थ्रू इजीली रेमिटेंसेस आ जाती थी। वो पता नहीं खुशहाल नाम था या इस तरह से कुछ, रोशन डिजिटल के नाम से इमरान खान ने एक वो इनिशिएटिव था, तो उसके थ्रू बड़ा इजीली रेमिटेंसेस आ जाती थी, क्योंकि मेरे दोस्त थे तो वो भेजते थे, बड़ा विद इन फ्यू आवर्स या मिनट्स वो पैसे आ जाते थे। तो मतलब मेरे ख्याल फिर तो वो इमरान खान का वो जो स्टेप था दैट वाज टू बी अप्रिशिएटेड, और बाकी आने वाली गवर्नमेंट्स को भी वो स्टेप्स लेने चाहिए, ना कि वो पॉलिसीज। नहीं, और ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि इमरान खान की जो है रीच और उसकी फेम बहुत ज़्यादा है और उसकी ज़ाहिर पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी सेगमेंट्स में। तो ये मैं बिल्कुल बिलीव कर सकता हूँ कि इमरान खान के टाइम में आपका ज़्यादा रेमिटेंसेस आए होंगे, बट यू कैन नॉट से फॉर श्योर बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट मेंशन्ड। लाइक हम कह सकते हैं कि लाइकली था कि उस टाइम में रेमिटेंसेस ज़्यादा आए थे। इट इज़ हाईली लाइकली, मैं भी कहता हूँ, मैं भी कि उसमें जो है पॉपुलैरिटी में तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जो उसमें ये था, बात ये करने का मकसद ये था कि जो उसने एक इनिशिएटिव लिया, रोशन डिजिटल वाला था, तो उससे फायदा हुआ बहुत सारे लोगों को। नहीं, बेशक हुआ होगा। तो अच्छा, आपका वैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है? सर, आई हैव नो एफिलिएशन व्हाटसोएवर। आई एम एन इंडिपेंडेंट थिंकर, आई एम एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। मैं किसी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं देख सकता। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आर यू वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक ऑन अ फ्रीलांस कैपेसिटी? हाँ, एज अ कंसल्टेंट। एज अ कंसल्टेंट, तो उसमें आपका क्या वो होता है, रोल होता है? सो आई वर्क डायरेक्टली एज एन इकोनॉमिस्ट। माय डिपार्टमेंट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मैन्युफैक्चरिंग एग्री बिजनेस एंड सर्विसेज डिवीजन, व्हिच इज अ माउथफुल, लेकिन बेसिकली जो आईएफसी है ना, इट इज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज द प्राइवेट सेक्टर विंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो उसको मैं सपोर्ट कर रहा होता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट। एग्री बिजनेस में आपकी मतलब कि वो? हाँ जी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी है एग्रीकल्चर का। माय फैमिली इज इन फार्मिंग इन ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो दैट इज वेयर माय इंटरेस्ट लाइज एंड दैट इज वेयर आई। तो उसमें आप बेसिकली करते क्या हैं? मैं अगर थोड़ा सा डीप जाना चाहूँ, डेटा एनालिसिस में, डेटा क्लीनिंग में काम मेरा होता है। मेरा इकोनॉमिक एनालिसिस भी होता है। आई रीड रिसर्च पेपर्स, आई प्रोवाइड माय इनपुट्स। मैं रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखता हूँ वर्ल्ड बैंक के लिए। और ये हमारे स्टेट्स टारगेट होती हैं उसमें, या कोई भी स्टेट, या जनरल ग्लोबली? जनरली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, उसके बारे में मैं लिखता हूँ और उसके बारे में मैं वो इनपुट्स देता हूँ टू माय फेलो स्टाफ इन द वर्ल्ड बैंक। और वो हमारे फिर एक वर्ल्ड बैंक के अपने वो इंटरनल एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। एग्री बिजनेस में को वैसे कैसे देखते हैं? एज अ एग्रीकल्चरलिस्ट और एक्सपर्ट भी हैं आप उसके, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी में, तो उसको कैसे देखते हैं आप? तो आई फील कि फ्रॉम एज अ पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट, कि हमारा, हालांकि इट इज फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर एग्री बेस्ड, लेकिन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है पाकिस्तान का कि वो रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे हिस्टोरिकली हमारे प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रही है एग्रीकल्चर की कंपेयर टू नेबरिंग कंट्रीज़। और अगर हम जो जदीद जो हमारी मेथडोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर की, अगर वो अडॉप्ट करें जिस तरह इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, तो आई थिंक हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और आई थिंक फ़ायदा हो सकता है मुल्क को। डू यू बिलीव इन लैंड रिफॉर्म्स? हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, बिल्कुल। और किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए? लैंड रिफॉर्म्स इन द सेंस कि आप फ्रॉम अ फार्मिंग पर्सपेक्टिव आप कह रहे हैं कि नहीं, जो आपके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्यूडल्स हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, उस पर्सपेक्टिव में कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन वो टेक्निकल बेसिस पे मैं नहीं कर रहा, इन जनरल पूछ रहा हूँ। आई डेफिनेटली एग्री विद लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, हाउ वुड यू डिफाइन पाकिस्तान की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास? पाकिस्तान की चलो फिर मिडिल क्लास से बात करते हैं शुरू के। आई फील they're frustrated. There's like so much they want to give to the country. There's so much, there's so much of an incentive which they create in their heads. Sorry, नहीं, उस सेंस में नहीं। किस सेंस? आप डिफाइन कैसे करेंगे कि मतलब कि उसके पास क्या होना चाहिए तो they would be included in a middle class, उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो अच्छा, in terms of income bracket? Yeah, income bracket. I feel कि मैं एक ही, I think इसका एक अभी दो सेंटेंसेस में जवाब वीडियो भी सर्कुलेट कर रही थी
ट्विटर पे, पता नहीं आपने देखी तो। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाली। वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाली नहीं थी, वो एक और थी, एक लेडी थी वो उसमें। तो वो बताती हैं कि अगर आपके पास शैम्पू है, अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो और वो ख़त्म हो जाता है तो क्या आप उसमें पानी डाल के आखिर में यूज़ करते हो? तो वो बताता है कि नहीं, या हाँ बताते, तो कहते हैं वाकई तुम मिडिल क्लास से हो। ठीक है, साबुन को अगर ख़त्म हो जाता है तो सोप को आप आखिर में इस तरह से जोड़ लेते हो और उसको फिर दोबारा यूज़ करते हो, तो वो देन यू आर इन अ मिडिल क्लास। तो वो उस तरह भाई मैं इससे एग्री करता हूँ जो भी आपने कहा ना, ये मेरा जवाब है। तो वैसे बट आई फील कि टू बी अपर क्लास ना, टू बी इन लाइक द हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, अगर आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी अगर एजुकेशन कंप्लीट है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, तो आई थिंक यू आर वेल अबव फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो। वो तो भाई आप 0.001% में आप फिर आते हो, बिकॉज एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। हाँ, आई फील कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से आप बैचलर्स करते हो, बेशक डोमेस्टिक हो, और आपका अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एंड यू हैव योर ओन हाउस पाकिस्तान में, तो आई थिंक यू क्वालिफाई एज बीइंग अबव द 99%, यू आर इन द 1%, बिकॉज आपकी इतनी गुर्बत है मुल्क में कि आपका मेजॉरिटी जो है वो ड्रॉप आउट करते हैं, और आपका एजुकेशन सिस्टम भी इतना फ्लॉड है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखेंगे टीचर्स दे डोंट कम टू क्लासेस, वो जो है वो सरकारी तनख्वाह पे हालांकि होते हैं, दे जस्ट पॉकेट दैट कैश और फिर वो घर पे बैठते हैं। तो और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हु इज़ टू ब्लेम। आप डीसी को जाके बताओ, वो कहते हैं किसी और के पास जाओ, वो फिर कहीं और आपको भेजता है। तो आई फील कि इफ़ यू हैव दीज थिंग्स, एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका एक घर है, आपकी एक एजुकेशन कंप्लीट है बेसिक, तो आई थिंक यू आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। अच्छा, आपका सिविल सर्विसेज में जाने का कोई प्लान है? नॉट एज ऑफ नाउ। अगर वैसे कभी ख्वाहिश रही कि यार सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए था, या ये कभी पेरेंट्स ने कहा हो? सिविल सर्विसेज पे मेरे थोड़े कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। आई फील बता दें। बस ये है कि आई फील कि ओवररेटेड है, एंड आई फील कि जिस मुल्क में जो है आपकी इतनी गुर्बत हो, ठीक है, एंड आपका इतनी आप चलो आई नो पीपल हु आर इन द सिविल सर्विस हु डू इट फॉर द टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, टू इट्स पीपल, ठीक है, कि वो दे वांट टू सी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उनको फ्रिंज बेनिफिट्स जो है ना, इनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं कि आपको फ्री में गाड़ी मिली है, फ्री में आपको फ्यूल मिलता है, ठीक है, आपको बड़ा घर मिलता है सरकारी, और वो टैका होता है, पीछे 2-3 डाले होते हैं। आई फील कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, दे डू इट फॉर द नेम, दे डू इट फॉर द रिस्पेक्ट, पावर, और दे डोंट डू इट फॉर एक्चुअली। वो तो है, तो उसमें ये अफसरशाही वाले उसमें चले जाते हैं ना फिर। हालांकि कहा है तो नौकरशाही, ठीक है, लेकिन इसको उस चीज में लेके जाएगा। कुछ तो मैं देखता हूँ कि वो इन्फ्लुएंसर भी बन गए ना, सीएसएस करके जो है। आजकल तो ट्रेंड है कि आप जो ही, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को देखा है, जो ही वो सीएसएस क्लियर करते हैं तो वो डायरेक्टली अपने नाम के साथ ट्विटर पे आगे सीएसपी लिख देते हैं। एक मैंने इंस्टाग्राम वीडियो देखी थी, माय फर्स्ट रेड एज अ सीएसएस ऑफिसर। वो तो बड़ी वो उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म भी बहुत, और आई मीन अच्छा है, लाइक यू आर प्राउड ऑफ योर वर्क एंड ऑल, लेकिन इन डिफरेंट सा मैं हूँ, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट टाइटल विच टू मेक अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, और आपको फिर वो 20-30 हज़ार लोग जो है फॉलो करते हैं, एंड देन यू क्रिएट वीडियोस, कंटेंट आप बनाते हो ऑन सीएसएस लाइफ। आई फील कि आपको ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए टू द वर्क एंड नॉट टू द क्लाउड। जो है ना, लोग क्लाउड बहुत चेस करते हैं कि यार अब मैं फ्लॉन्ट करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि हाँ मैं सीएसएस ऑफिसर हूँ, ये देखो मैंने रेड की है, ये देखो मैंने इसको जो है मारा पीटा है, या जो भी। तो आई फील ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो हम यही बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इनक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से पाकिस्तान में नीचे रह रहे हैं, और जो हमारी एलीट क्लास है जो वो ओपनली मतलब कि रिच से रिचर होते जा रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि हम इस जो डिवाइड है, और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि जो हमारी लोअर क्लास है या लोअर क्लासेस हैं वो इकट्ठे हो के फिर अगर आप एक को खाना नहीं मिलेगा या खाने से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, तो वो अभी तक तो नियर फ्यूचर में तो कोई नहीं लग रहा, लेकिन हो सकते हैं कि वो दे राइज अगेंस्ट द जो एलीट है, जो रिच है।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस डिवाइड को कैसे कम किया जा सकता है? तो बहुत ही टफ सवाल है, बिकॉज अभी आई एम श्योर बहुत लोग इस पे सोच रहे होंगे कि ये जो बोलते भी बहुत ज्यादा लोग एलीट जो हैं। एक नेक्सेस है, जो एक जिसका कब्जा है पूरे मुल्क के एलीट ऊपर, कैप्चर जिसको एलीट कैप्चर, एग्जैक्टली, तो इसको किस तरह ब्रेक किया जाए, किस तरह जो है वो राइज करके जो है प्रोलेटेरिएट वो अपना वो प्लेस ले सकती है पाकिस्तान में। तो आई फील के आई थिंक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आई थिंक ये कोई ना कोई चेंज आना पड़ेगा, आप बिकॉज रेवोल्यूशन में तो नहीं बिलीव करते? यार इट्स होनी चाहिए, बट आई फील के देयर इज लेस ऑफ चांस ऑनेस्टली कि ऐसे हो, बिकॉज इतना आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आप अगर मीडिया फ्रीडम्स अपनी देखें तो ये आपके एक बहुत बड़े एक रियल एस्टेट टाइकून है, उनका नाम नहीं लेना नाम नहीं ले चाहते। सकते आप टीवी पे, ठीक है, इतनी आपकी ताकत है। हम्म। और एक प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं एक फर्द, और उनका जो है आप नाम नहीं ले सकते फॉर द ऑपोजिट रीजन, यू नो कि उस दे डोंट वांट कैमरा पे यू नहीं, वो स्क्रीन पे नहीं आ सकता। स्क्रीन, उनको बैन कर लेना कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम फ्रॉम मेन मीडिया पे। स्ट्रीम हाँ। मीडिया से, और उन पे आप बात ही नहीं कर सकते। उनका आई थिंक इस पॉडकास्ट पे भी नाम नहीं ले सकते। नहीं, आप ले लें, चलें, खैर इट्स ओके। नहीं, रिस्क क्यों लेना यार, आपका पॉडकास्ट मैंने बंद कराना है, अभी तो शुरू हुए। तो बट ये यार कि देखो, जब ऐसे ही आपके इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हों, ठीक है, और जब ऐसे आपके जो एलीट है, जो वेल्दी एलीट है, उनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो आपके मुल्क पे, तो तब चेंज सिर्फ ऊपर से आ सकता है। आई फील, आई मीन वी कैन ट्राई टू एम्पावर द लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, ठीक है, कि आप जो है ज़्यादा बोल्ड हो जाएं, ज़्यादा आप जो है पोलिटिकली मोबिलाइज करें अपने आप को। बट कोई भी पोलिटिकल, आपने अपनी हिस्ट्री में देखा है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो ऊपर तक आती है वो सिलेक्ट होके आती है, उसको जो है प्रॉप अप किया जाता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, उसको जो है मीडिया सपोर्ट दी जाती है, उसको उसके लिए प्रॉपर एक वो कंडीशंस बनाई जाती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऊपर आएगी और ये राज करेगी, अगर हमें पसंद नहीं आएगी तो हम इसको 4 साल में फारिग कर देंगे या 3 साल में। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस का एक मिसमैच इतना है एक कि आई थिंक कि पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि बॉटम अप जो है एक प्रोटेस्ट आ सके, टॉप से ही फिर चेंज आएगी। अच्छा, कभी आपने इस तरह से सोचा है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा, जो अब यूथ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है, उसको स्किल्ड कैसे किया जा सकता है? अब स्टेट की तरफ से तो कोई चीज़ नहीं होनी, ठीक है, आप लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेट कुछ नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को स्किल्ड किया जाए और फिर वो बेशक वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी सर्विसेज दें, तो और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो लेकिन इसको आपके एक्सपीरियंस में, अब यू हैव बीन अब्रॉड, तो उस एक्सपीरियंस में इस चीज़ को कैसे मतलब स्टेप ये लिए जा सकते हैं? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो आपकी सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हो गए, डिफरेंट आपके इदारे हो गए जो नॉन गवर्नमेंट एसोसिएटेड, गवर्नमेंट को हमने खत्म कर दिया, तो हाँ, वो नहीं कर रहे काम। एग्जैक्टली, तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज, वो ये कर सकते हैं, द बिगेस्ट थिंग व्हिच दे कैन डू आई फील इज के अंग्रेजी सिखाएं बच्चों को, कोई भी सोशो इकोनॉमिक क्लास हो अंग्रेजी सिखाएं, बिकॉज आपका जो है गुजारा कहीं भी नहीं है विदाउट प्रॉपर कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको अंग्रेजी आ गई तो फिर आपका ऑब्वियसली आपके बाहर के एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, आपका यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी हेयर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपकी स्कूलिंग जो है, और पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपकी इंग्लिश है, तो विदाउट प्रॉपर कमांड ऑफ द लैंग्वेज आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर स्टक इन अ रट एंड यू कांट गेट आउट। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि आप इंग्लिश प्रमोट करें, आप सिखाएं, उर्दू वगैरह के साथ साथ, उर्दू रीजनल लैंग्वेजेस के साथ आप इंग्लिश का भी आप प्रमोट करें इन द यूथ के दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज टू लर्न। उसके बाद आप फिर स्किल डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं कि आप जो है एक ऐसी टेंजिबल स्किल हो जिससे जो है पाकिस्तान में एटलीस्ट सर्वाइवल हो, ठीक है, और फाइनेंशियली आपको फ्रीडम मिल सके। स्पेशली मैं फील करता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग जो बहुत लोग ओवरलुक करते हैं, बिकॉज द वे बांग्लादेश इम्प्रूव्ड इट्स इकोनॉमी उसके, उन्होंने बहुत ज़्यादा फीमेल एम्पावरमेंट की थी, उन्होंने जो है स्कूल फॉर गर्ल्स बहुत इंट्रोड्यूस किए। हालांकि कल्चरल डायनेमिक्स सेम थी, सेम है, वो भी एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, बट उनको रियलाइजेशन थी कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारी इकोनॉमी को लाइक इधर से उधर लेके जाएगी, फीमेल एम्पावरमेंट। और ये चीज़ जो है आई थिंक इनकरेज करनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ आवर गर्ल्स एंड बॉयज दे डोंट हैव क्वालिटी एजुकेशन, तो इसको जो है फिक्स करना चाहिए, वुड बी द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी कैन डू। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें दे कैन फॉलो अप, लाइक वो स्किल डेवलपमेंट, और फिर वो आपका बेसिक आपकी इनकम, वो दैट कम्स अबाउट आफ्टर यू रिसीव अ गुड एजुकेशन। अच्छा, आपने बाहर से पढ़ा, ऑब्वियसली आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस था,
तो यहाँ के लोगों से जब आप बात करते हैं, क्या डिफरेंस फील करते हैं वहाँ के और यहाँ के लोगों में? वैसे तो ह्यूज डिफरेंस होगा, लेकिन जो मेन कुछ पॉइंट्स हों। आई फील के अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। आई फील के पाकिस्तान इज़ द सेम, टू बी ऑनेस्ट। आपका ज़ाहिर है उधर के फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एक डिफरेंट होते हैं, जैसे वहाँ लोड शेडिंग का मसला नहीं है, गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। देर इज़ जनरली एक सिविलिटी है वहाँ के लोगों में, बहुत ज़्यादा ओपनिंग डोर्स, शिवलरी है, एक काइंडनेस वाला एक एस्पेक्ट है कि आपको नज़र आता है। बट एट द सेम टाइम वहाँ लोनलीनेस भी बहुत होती है। मैं काफ़ी लोगों में मैं देखता हूँ कि एक आइसोलेशन हो जाती है जब आप बाहर रहते हैं, बिकॉज जो यहाँ पाकिस्तान का फैमिली कल्चर है, जो एक न्यूक्लियस होता है ना आपके हर घर में, कि आपका रिलेटिव्स जो हैं वो भी करीब होते हैं, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, और एक अवेलेबिलिटी होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स टू मीट यू। एक वो कनेक्शंस आपके पाकिस्तान में ज़्यादा डीप होते हैं। वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो सकते आप हाँ, उनकी फैमिलीज के साथ या उनके कल्चर के साथ। एग्जैक्टली उनकी जो अपनी जो फैमिलीज वहाँ होती हैं वो एक डिस्कनेक्टेड सी होती हैं। जैसे आफ्टर द एज ऑफ 18 यू आर इनकरेज टू लीव द हाउस एंड टू हैव योर ओन लाइफ, क्रिएट योर ओन फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल। और यहाँ एक न्यूक्लियस बेस्ड एक सिस्टम है पाकिस्तान में, वेयर जो है ना, लाइक आपको इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ती टू बी इस्टेब्लिश सोशली। तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस की थी। बट अदरवाइज आई वोंट से कि उधर का कल्चर अच्छा है बुरा है। अच्छा, हाँ। बट ये मेन एक डिफरेंस मुझे लगा था। अच्छा, आपने कम्युनिटी सर्विस का भी आप बता रहे थे कि आप कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे अपने गांव में कर रहे हैं, तो कौन सा काम है जो कि मतलब कि वहाँ पे नहीं हो रहा था पहले, तो आप डिफरेंटली कर रहे हैं उसको? बेसिकली जी हमने एक स्कूल बनाया हमारे गांव में। जो हमारा गांव है वसावे वाला, वो एक छोटा सा एक हमारा गांव है जिसमें सिर्फ हमारा एक घर है, 5-6 और इट्स अ स्मॉल आबादी बेसिकली। तो वहाँ जो है कोई आसपास कोई स्कूल नहीं था। बहुत दूर उकाड़ा शहर में आके एक स्कूल था, और वहाँ जो है क्योंकि जहालत थी, लिटरेसी वगैरह, तो लोग अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजते ही नहीं थे, क्योंकि एक वो बहाना था कि ये बहुत दूर शहर है। और वाकई काफ़ी दूर था। जिस बंदे ने साइकिल रखी हुई, मोटरसाइकिल, रिक्शा, वो इतना दूर जा नहीं सकता एक दूसरे शहर बच्चों को पढ़ाने। तो ये देखे हमने फिर एक अपना स्कूल बनाया गांव में। तो गांव में वो वहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। हमने खुद अपना जो है नॉन प्रॉफिट एक स्कूल बनाया, स्टार स्कूल के नाम से, और हम जो है 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्रॉम क्लास 1 टू मैट्रिक, और इनमें ज़्यादातर लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, इज दैट अ डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे, या सिमिलर टू जो बाकी गवर्नमेंट स्कूल? सिमिलर टू बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन सारा मैनेज हम करते हैं। तो टीचर्स को पे करना, टीचर्स, प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स वहाँ रखने, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी। डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं आप लोगों हाँ ने जी, वहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी। तो हमने कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर लैब एक बनाया हुआ है, एक साइंस लैब बनाया हुआ है, ताकि कोई स्टूडेंट्स को ये कमी ना महसूस हो कि हमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। सब लेटेस्ट जो है वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं बच्चों को। अच्छा, और कौन सा काम ऐसा है जो कि आप प्लान कर रहे हैं कि करना चाहते हैं? जी, आई वांट टू बी हेविली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर अपने गांव में, जो है अपना फार्मिंग में। तो उसमें आई फील कि काफ़ी वो, बिकॉज मेरा वर्ल्ड बैंक वाला काम भी एग्री बिजनेस का ही था। उसमें जो है एग्री बिजनेस रिसर्च को प्रोसेस करना, उसको डिसेमिनेट करना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक ऐसा काम करूँ फार्मिंग के स्पेस में कि एक अच्छा एक इम्पैक्ट आए, एक, और एजुकेट भी करूँ अपने फेलो फार्मर्स को। और खुद भी ग्राउंड रियलिटीज़ का भी आपको पता नहीं होता जब आप काम में नहीं जाते। व्हेन यू गो इन, तो फिर आपको खुद आप एजुकेट होते हो, बिकॉज प्रैक्टिकल रियलिटीज़ और होती हैं और थियोरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो और होती हैं। आर यू इन सपोर्ट ऑफ कॉरपोरेट फार्मिंग? जैसा कि आपके यहाँ से ही एक मूवमेंट आपके नॉलेज में होगा कि मूवमेंट हुई अगेंस्ट कॉरपोरेट फार्मिंग, और आपका इलाका जो दीपालपुर का इलाका है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आलू भी उगाया जाता है, जो कि बेसिक फूड में तो नहीं आता, लेकिन वैसे तो है जो, लेकिन वो जो आपकी फूड सिक्योरिटी की है उसके लिए वो चीज़ नहीं होती। तो डू यू थिंक कि कॉरपोरेट फार्मिंग, जैसा कि अभी 40,000 acre was allotted to an institution by an institution? नहीं, वो तो उसके खिलाफ पिटिशन हुई थी वो। हाँ, तो वो तो, लेकिन मतलब इट मींस कि कुछ ना कुछ चल रहा है कि अलॉटमेंट से ये भाई चीजें मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ यार। मैं तो बिल्कुल कॉर्पोरेट फार्मिंग का, चलो उस चीज पे आप नहीं, उस खास इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल नहीं। बट आई फील कि एवरी फार्मर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड हैव देयर ओन
उसकी अपनी मर्जी वो क्या उगाना चाहता है, बिकॉज फार्मर ने एट द एंड ऑफ द डे उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसने अपना देखना है और प्रॉफिट्स देखने हैं उसमें। प्रॉफिट्स अपने देखने हैं। और आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे प्रॉफिटेबल 2-3 क्रॉप्स ही हैं जो हमारे उकाड़ा में जो लगती हैं, आलू, मकई और गंदम। तो वही जो है थ्रू आउट द ईयर यही 3-4 क्रॉप्स जो हैं हम लगाते हैं। कॉटन जो है थोड़ा वल्नरेबल क्रॉप है तो वो इतना वो नहीं लगाते, बट जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आलू है, क्योंकि उकाड़ा में जो है द टाइप ऑफ पोटैटो विच इज़ प्रोड्यूस्ड, वो लेज पेप्सिको को वो चाहिए होता है टू प्रोड्यूस लेज चिप्स। तो काफ़ी लोगों के उस बेल्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पेप्सिको के साथ। दैट यू कुड से इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग, बट एट द सेम टाइम ये नहीं है कि एक ही बहुत बड़ा फार्मर है जिसके पास इतने मरब्बे हैं और वो सारा उसका है कॉन्ट्रैक्ट। इट्स मल्टीपल स्मॉल फार्मर्स जो के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जो स्मॉल फार्मर्स के अलावा जो लैंड ओनर्स हैं और वो जो पेजेंट्स का रिलेशन है आजकल, जो लैंडलेस लोग हैं, तो वो कैसा रिलेशन है? क्योंकि आप तो ये पर्सनली भी इस चीज़ को देखते होंगे। काफ़ी डीप है, एक सपोर्ट वाला रिलेशनशिप है। और शेयर क्रॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन नहीं है उसमें? एक्सप्लॉयटेशन आई हैव नॉट सीन फर्स्ट हैंड अच्छा, पर्सनली, बट आई एम श्योर लाइक एट सम पॉइंट तो इन सम प्लेस तो होती होगी फॉर श्योर। उनको क्या, उनका जो शेयर है, जो द वर्क दे हैव बीन डूइंग, तो डू यू थिंक कि वो उनको ड्यू शेयर मिल रहा है? देखिए मैं कह नहीं सकता मैं कह नहीं सकता कि शायद फंसा दिया मैंने। नहीं फंसाया क्या, मतलब मैं आई हैवंट, लाइक आई सेड, मैं अभी भी आया हूँ फ्रॉम अब्रॉड, और वो आई वांट टू बी हेवीली इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर, लेकिन तो आप ज़्यादा तनख्वाहें देंगे या हाँ, गिवन द अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली यार एक आई थिंक इक्विटी होनी चाहिए और एक फेयरली जो है रिवॉर्ड, मैं तो कहता हूँ मिनिमम वेज होनी चाहिए। जिस तरह मिनिमम वेज अनाउंस की गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए की, आई फील कि दैट इज परफेक्टली अमेजिंग। और इसी तरह फिर लोगों की सर्वाइवल होगी। आपकी इतनी महंगाई होगी हर जगह, तेल शेल खाना इतना महंगा हो गया कि आपका आम बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आई फील कि मिनिमम वेज फार्मिंग में भी अप्लाई होनी चाहिए। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू होगा, लेकिन जो भी आपके फार्मिंग में आपको असिस्ट करते हैं तो आई थिंक दे शुड बी एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड। ये नहीं कि पैसे ना दो उनको। हसन कमाल भट्टू आपके भाई हैं, ठीक है, तो उनको कैसा इंसान पाते हैं आप? He's a good very writer. outspoken, very good writer, very amazing lawyer, and I feel कि he was made for the law profession because वो शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, being his elder brother, कि he writes really well. अपने स्कूल में he used to win writing competitions, काफ़ी ट्रॉफीज उसने जीती हुई हैं क्रिएटिव राइटिंग की। आपके साथ रिलेशन कैसा है? अच्छा, जिस तरह बड़े भाई छोटे भाई का होता है, he's like a best friend to me. चीजें शेयर करते रहते हैं या नहीं? हाँ, of course, and I feel कि back to his profession, I feel कि he is the best fit because to be a good lawyer you have to write well and you have to be well spoken, and I think he fits those two things perfectly. तो I feel कि आगे जाके वो बहुत contribute करेगा to the profession पाकिस्तान में। अच्छा, हम will move towards our second session, that is rapid fire session. तो let's take a short break और उसके बाद आते हैं। अच्छा, वो अहमद भाई, वेलकम टू अनदर सेशन, रैपिड फायर सेशन। कौन सी बुक है जो रिसेंटली पढ़ी है या पढ़ रहे हैं? जी, अ फ्रेंड गेव मी अ बुक रिसेंटली, नॉइज़ बाय डैनियल कानमैन, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। और साथ एक और बुक है, 9 Lives of Pakistan बाय डेक्लन वॉल्श। भाई की तरह 2-2 बुक्स, 3-3 बुक्स असल में भाई ने मुझे एग्जैक्टली ये किताब दी थी 9 Lives of Pakistan पढ़ने के लिए when he was done, and बड़ी इंटरेस्टिंग है so far। अच्छा, तो वैसे क्या आपकी रीडिंग हैबिट किस तरह से, कब पढ़ते हैं? रात को सोने के टाइम पढ़ रहे होते हैं या कभी भी टाइम मिलता है? बिकॉज रात को मेनली मेरा काम होता है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो यूजुअली मुझे दोपहर को टाइम मिल जाता है लंच टाइम के बाद अराउंड 3 to 4 PM। तो कोशिश होती है कि एटलीस्ट कोई 5 मिनट्स मैं पढ़ लूँ। मैं अपने लिए टारगेट्स काफ़ी स्मॉल रखता हूँ। अच्छा, कि 5 पेजेस, फिर उसको एब्जॉर्ब 5 मिनट्स, और नेचुरली यही होता है कि 5 पेजेस के बाद ना आपका, बिकॉज आप उस फ्लो में आ जाते हो ना, तो देन यू डोंट स्टॉप आफ्टर 5 पेजेस, आप फिर वो एटलीस्ट 15-20 पेजेस आपके हो जाते हैं। तो आई फील कि सेटिंग स्मॉल टारगेट्स हेल्प्स यू। अच्छा, फिक्शन या जो नॉन फिक्शन? मेरी एक लीनिंग है टुवर्ड्स फिक्शन, बट फॉर माई जॉब मुझे नॉन फिक्शन के लिए भी थोड़ा वो टाइम निकालना पड़ता है। फिक्शन में कौन से फेवरेट राइटर हैं? फिक्शन में काफ़ी ज़्यादा हैं, टू मेनी टू नेम, बट इफ़ यू
2-3 सॉन्ग्स ऑफ आइस एंड फायर, ठीक है, वो मुझे सीरीज काफ़ी पसंद है। देन बचपन में आई यूज टू रीड हैरी पॉटर, वो सारा ख़त्म किया हुआ है। एंड आई रीड एवरी फिक्शन बुक दैट आई कैन फाइंड रियली फ्रॉम रीडिंग्स। और नॉन फिक्शन में फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर डैनियल कानमन की मुझे काफ़ी अच्छी राइटिंग्स लगती हैं, अभी मैं उसकी किताब एक पढ़ रहा हूँ। और बिफोर दैट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी उसकी किताब लगी थी। थोड़ी डेंस है बट आई फील के इज़ अ गुड राइटर फॉर नॉन फिक्शन। अच्छा, साउथ एशियन में कौन से कोई हैं फेवरेट राइटर? साउथ एशियन में मोहम्मद हनीफ। भाई के भी आपके हाँ। वही है। उनके भी यही Exactly, है। हाँ। और रशियन है, रशियन लिटरेचर को पढ़ा है या नहीं? नहीं नहीं, आई हैव नॉट हैड द प्लेजर। आपके कोई हैं फेवरेट्स? मेरे हैं दोस्तोयस्की। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत, मतलब Okay. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रशियन अच्छा, की nice. तरफ जाने की। अच्छा, फेवरेट मूवी, या फेवरेट मूवी नहीं, कौन सी रिसेंट मूवी देखी है? रिसेंटली मैंने कौन सी मूवी देखी? इंडियाना जोन्स की जो मूवी रिसेंटली आई है, इंडियाना जोन्स इन द डायल ऑफ डेस्टिनी। अच्छा। हैरिसन फोर्ड की आखिरी इंडियाना जोन्स मूवी है, तो वो अच्छी थी। आई फाउंड इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। और सीजन सीजन में आज सच इतना देख नहीं रहा आजकल। टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, टाइम नहीं मिल रहा, वो पूरा खत्म करने के लिए ना यू हैव टू हैव अ वीकेंड फ्री। वो मेरे आजकल लिए मिलता तो नहीं। ये होता है कि मैं स्टार्ट कर दूं तो वो बस फिर मैं पूरा टाइम जब तक एंड ना करूं, अच्छा। मैं अच्छा। जब तक लाइक इफ आई फाइंड कि मेरे पास पूरा वीक है Yep. तो मैं आई स्टार्ट अ सीजन, अच्छा। नहीं तो मैं नहीं करता। सही। तो अच्छा, आपने अभी तक वो कोई नहीं किया हुआ? नहीं नहीं, मैं उस तरह नहीं देखता। म्यूजिक में म्यूजिक में भी आई लिसन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, बट अगर जॉनर्स की बात करें तो पॉप मुझे पसंद है, इंडी म्यूजिक, कोल्ड प्ले। आई एम अ बिग कोल्ड प्ले फैन, तो सारी उनकी एल्बम्स जो है मैंने सुनी हुई हैं कोल्ड प्ले की। चले, थैंक यू सो मच अहमद थैंक यू भाई, जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सच अ प्लेजर टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट, बड़ा मजा आया। ऑनर, थैंक थैंक यू। यू।